नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के सेशन में आज के, जहां पर हम लोग ऑफ कोर्स देखते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। वैसे ही आज का भी टॉपिक है, एक न्यूज़ में मैंने देखा था, रोड मैप ऑफ इंडियाज नेचुरल फार्मिंग एम्बिशंस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, राइट ना। ध्यान से दीजिएगा, इसमें जो जो सीरियस स्टूडेंट्स नहीं है ना आप लोगों में से, वो लोग यूजुअली एक चीज़ में मिस आउट कर जाएंगे और वो है प्रीलिम्स का, राइट। देखो, मेंस में तो कुछ ना कुछ आप लोग लिख के आ ही जाओगे, ये तो गारंटी है, बट पहले प्रीलिम्स तो क्लियर कर लो, है ना। और प्रीलिम्स में जो एक चीज़ जो मुझे लगता है आप लोगों में से जो कि बहुत जने मिस आउट कर सकते हैं, नो डाउट। देखो, हम लोग अपना ऑप्शनल पर्सपेक्टिव में भी इसको नेक्स्ट स्लाइड से ही देखना स्टार्ट करेंगे, इसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स, नो डाउट, डोंट वरी। बट अभी के लिए मैं मिनट लेना चाहता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझाने को। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है और नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, दोनों का ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट 90% सेम है, 90% चीज़ें बिल्कुल सेम है, राइट। बट अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन आ जाए ना ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में डिफरेंस, तो शायद कंफ्यूज कर जाओगे, राइट। और यूपीएससी यही सब में ही वो लोग चांस देखता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना इसको डीपली, वो लोग तो सोचेंगे चल भाई कुछ भी आएगा मार ही देंगे, है ना। एलिमिनेशन टेक्निक तो आप लोगों को आता ही है ना। तो एलिमिनेशन टेक्निक कुछ कुछ क्वेश्चंस में काम नहीं भी करता है, वो इस टाइप के क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो देख लेते, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में और नेचुरल फार्मिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो बायोचार का यूज किया जाता है ना, दैट इज बिंग यूज थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज। दैट इज, अगर देखो यहाँ पे देखो, नो डाउट सब कुछ बायोटिक चीज़ें ही इस्तेमाल की जाती है, जैसे जैसे मैंने बोला बायोचार का यूज़ किया जाता है, राइट। तो उस बायोचार को बाहर में कहीं पर बेसिकली यू नो प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद वो चीज़ इस फील्ड में सब्जेक्ट किया जाता है, राइट। और नेचुरल फार्मिंग में क्या है ना, ऑलमोस्ट सब कुछ नेचुरल चीज़ है। दैट इज, अगर सोचो आप वेजिटेबल वेस्टेज से बायोचार का प्रोडक्शन कर रहे हो, राइट। तो आप बायोचार यहाँ पे क्या कर रहे थे, पहले बायोचार का प्रोडक्शन कर रहे थे, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था ना खेतियों में, राइट। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना हम लोग, उसका डायरेक्टली इम्प्लीकेशंस, दैट इज, अगर सोचो कुछ भी जो भी बायोटिक चीज़ें हैं जिससे भी हम लोग, जैसे बहुत समय आप लोग देखो गोबर का सार को इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो गोबर का सार को डायरेक्टली ही खेतों में डाल दिया जाता है, समझ रहे हो। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें नेचुरल है। इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक दो तो नहीं है। जैसे आप ले लीजिए, इसमें क्रॉप, ट्रीज और लाइव स्टॉक को तीनों को इंटीग्रेटिव फार्मिंग के टेक्निक के थ्रू उगाया जाता है, राइट। और ये चीज़ अगर आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग ड्राई लैंड फार्मिंग, है ना, ये भी एग्रीकल्चर का ही टॉपिक है, ध्यान देना। अगर आप लोग सिलेबस पलट के देख लो पेपर 2 में ज्योग्राफी ऑप्शनल का, राइट, वहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग है ना, तो वहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग के एरियाज में ऑलवेज मेक श्योर किया जाता है दैट क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया जा सके। और सिर्फ क्रॉपिंग ही क्यों, डिफरेंट एग्रीकल्चर चीजें, दैट इज लाइव स्टॉक फार्मिंग भी किया जाता है, मेक श्योर किया जाता है एग्रो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे की जाती है ना जी, है ना। तो वही सब टेक्निक्स जो है नेचुरल फार्मिंग्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, मेक श्योर रखा जाता है ऑल सब कुछ चीज़ें ज़्यादातर नेचुरल रखने को, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आप डाइवर्सिफाई अपना बास्केट कर रहे हैं तो फार्मर्स इनकम तो बढ़ेगा ही, पैसा तो बढ़ेगा ही, राइट। और ये आप कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं दैट इट प्रोमोट्स द रैशनलाइज्ड टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और क्यों ना करे यार, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर इतना पैसा कमा रहे हैं तो ये लोग थोड़ा रैशनल अगर हो जाए, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, वो क्या कोई खराब है? नहीं, राइट। दैट इज वेरी मच लॉडेबल चीज, बहुत इन चीज़ों को प्रमोशन भी मिलना चाहिए, राइट। और भी चीज़ें बात है दैट इससे सॉइल फर्टिलिटी भी रिस्टोर होती है, नो डाउट। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी रिस्टोर होता है, राइट। बट इससे भी रिस्टोर ज़रूर होता है, और ऑफकोर्स इन्वायरमेंटल हेल्थ तो रिस्टोर होता ही है, राइट। इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एज वेल, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो क्या आपको देखनी पड़ेगी ना। इससे मैं और एक चीज आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। वो चीज हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट में देखे थे क्या था, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग को इंटीग्रेट किया जा रहा है ना। अगर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक टॉपिक है ना, टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स, ध्यान दीजिएगा पेपर 1 का ही है यार ह्यूमन ज्योग्राफी में,
पहला है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा वाला जो यूनिट है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसी में आप देख लीजिएगा टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स है, और टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर रीजन में डी विटस्ली क्लासिफिकेशन ना कम तो 10 बार पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसको अगर आप, जिसने छोड़ दिया उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है, खत्म बात है ना। डी विटस्ली क्लासिफिकेशन अगर देख लीजिएगा, उन्होंने 5 क्राइटेरिया को अज्यूम किया था जिसके आधार पर एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन किया था, और उस 5 क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया था क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक कॉम्बिनेशन। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट नेचुरल फार्मिंग जो है ये टेक्निक, इट इज एब्सोल्युटली कंप्लाइंग विद डी विटस्लीज का क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर रीजन, जिसमें उन्होंने आउट ऑफ 5 जो क्राइटेरिया माना था उसमें एक क्राइटेरिया यह भी माना था दैट क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक का कॉम्बिनेशन जो है ये भी डिटरमाइन करता है वर्ल्ड एग्रीकल्चरल रीजन्स को, करता है ना, है ना। तो देखो यही चीज है ना, बाई चांस अगर ऑप्शनल बेसिस में अगर आ गया क्वेश्चन तो यस यू हैव अ फोल्डर पॉइंट विथ यू ब्रो, यू कैन इजीली यूज इट, ठीक है। अच्छा ना, मेरा जो आपसे क्वेश्चन है जो कि मैं आपको चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में लिखने को, जो सीरियस है वो लोग ये कीजिए दैट देखो इन्होंने 5 क्राइटेरिया एज्यूम किया था ना जिसके आधार पर इन्होंने वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन्स को डिफाइन किया था, उन 5 क्राइटेरिया उसके आधार पर 13 इन्होंने एग्रीकल्चर रीजन्स को डिफाइन किया था। वो 13 एग्रीकल्चर रीजन्स के नाम तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लो मेरे भाई, इतना तो मेहनत कर ही लो, ठीक है। एनीवेज, अब सरकार की भी क्या कुछ ऐसी स्टेप्स ली जा रही है सरकार के द्वारा, अगर करंट अफेयर को भी बहुत समय होता है ना फोल्डर पॉइंट्स में करंट अफेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जी हाँ एब्सोल्युटली, आपको पता होना चाहिए परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके अंडर जो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। किसके अंडर? परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर, जिसके अंडर अल्टीमेटली नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट बहुत ज्यादा किया जा रहा है। नेक्स्ट इज सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर, जिसके तरह एम किया जा रहा है दैट फार्मर्स को इंकरेज किया जा सके दैट वो मल्टीपर्पज ट्रीज को उगाए विथ एग्रीकल्चरल क्रॉप। मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं दैट फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है अंडर सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री एज वेल, जिससे अल्टीमेटली नेचुरल फार्मिंग के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लाई किया जा सके। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी लॉन्च किया गया था, जिससे एग्रीकल्चर को कैसे रेजिलिएंट बनाया जा सके, इसके लिए ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज के थ्रू, उसके लिए बेसिकली वेरियस टेक्निक्स का डेमोन्स्ट्रेशन डिसेमिनेशंस किया जाता है अंडर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ों को जानने के लिए अगेन दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, एक हम लोग के डिजिटल क्लासेस भी चलती है जहाँ पे फुल A to Z ज्योग्राफी ऑप्शन के सिलेबस को भी कवर किया जा रहा है। वो अगर आप चाहे इंग्लिश में भी डायरेक्टली A to Z कवर एक्सेस कर सकता है, बाइलिंगुअल में भी क्लासेस चल रही है, राइट। सो इफ़ यू वांट टू अटेंड यू कैन डाउनलोड स्मार्ट रैंक एज एजुकेशन ऐप, और फर्दर आप इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे कोर्स की जानकारी भी प्रॉपरली दी जाएगी और यू कैन अटेंड द क्लासेस एज वेल, राइट। एनीवेज, नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को रिलेटेड है। नाउ ये भी पेपर 2 अगर देख लीजिएगा वहाँ पे क्लियरली इंडस्ट्रियल वाले यूनिट में ये पूरा टॉपिक ही दिया हुआ भाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो इसके भी कुछ एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले, जिससे आपको लिए देखो जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है ऑलरेडी उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा, राइट। बट जिन्होंने नहीं की है वो एटलीस्ट नोट तो कर लो मेरे भाई कुछ ना कुछ, राइट। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये है क्या? देखो ये जैसे जोन बोला गया ना, तो यह एक कोई जोग्राफिकल रीजन है। जी हाँ, यह एक ऐसा जोग्राफिकल रीजन है जहाँ की इकोनॉमिक पैरामीटर्स, जहाँ की इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे देख लो ये वाला है ना, ये वाला सरकार ने बोल लिया चलो हम लोग इस रीजन को, ये तो छोटा रीजन दिखाया गया भाई, बहुत बड़ा होता है ना। लैंड एरिया में भी बहुत बड़े बड़े एरियाज को लिया जाता है, जहाँ की इकोनॉमिक लॉज जो है ना वो अलग होंगी एज कंपेयर टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द नेशन। समझ रहे हो बात? तो सरकार अगर ऐसा बोल रही है दैट चलो भाई बिहार के एक पर्टिकुलर रीजन में हम लोग SEZ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और अगर SEZ में कोई भी अगर अपना इंडस्ट्री सेटअप करेगा उसको आने वाले 20 साल तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हो मात्र आपको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। तो कौन पागल नहीं है जो वहाँ पे अपना इंडस्ट्री नहीं सेटअप करना चाहेगा? क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स यार वहाँ पे सस्ता मिल रहा है सब कुछ ब्रो, सरकार पैसे ही नहीं ले रही है। मतलब आप कितना भी प्रोडक्शन करो, आप कितना भी मतलब प्रोडक्शन किए जाओ आपके लिए टैक्स छूट होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप बोल सकते हैं दैट हाँ
सरकार को जो है मदद भी मिल जाता है, राइट। नाउ अगर सरकारें ये चीज़ें कर रही हैं, राइट, तो मतलब काइंड ऑफ ड्यूटी फ्री इनक्लेव ही ना है जी। मतलब हम लोग क्या मान सकते हैं दैट ये विद इन ए जोग्राफिकल रीजन ऑफ एनी नेशन, एनी टेरिटरी, ये एक फॉरेन टेरिटरी है ना, विच इज स्पेशली मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, जिससे सरकार ड्यूटीज या फिर टैरिफ्स को मेंटेन करना चाहे। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट सरकार अगर इस टाइप के इनिशिएटिव्स ले रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वांट टू प्रोमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ सेंटर एज अ होल, या फिर जिसको फर्दर फ्यूचर में हम लोग प्रमोट कर सके एज अ ग्रोथ पोल रीजन। और ग्रोथ पोल रीजन मतलब क्या भाई, वहां पर ऐसे इंडस्ट्रीज का सेटअप करो जो क्या हर एक बेसिक नीड्स, हर एक गुड्स, हर एक मैक्सिमम ऑफ गुड्स, मैक्सिमम ऑफ सर्विसेज वहां पे हमें अवेलेबल मिले, राइट, है ना। तो ये चीज है दैट कभी भी अगर इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अगर बात की जाए तो नो डाउट आपको जो है नॉर्मल जीएस वाला डेफिनेशन तो आपको याद होना ही चाहिए, बट मेक श्योर करना चाहिए वहां पर जो अपना एलिमेंट दो ना आप, जो घुसाओ वह थोड़ा रीजनल ज्योग्राफी का, थोड़ा सेटलमेंट ज्योग्राफी का, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इस टाइप से भी कुछ रीजनल। अब आप बताओ पॉपुलेशन ज्योग्राफी हम लोग कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? क्या आप नहीं बोल सकते हो दैट अरे भाई यहाँ पर अगर इकोनॉमिक एवेन्यूज बनेगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगे, यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगी तो बाहर से जो है इन माइग्रेशन इस रीजन में होगा, बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं। आप देखो ना, यही तो बोल रहा हूँ ना, ज्योग्राफी की कोई भी कॉन्सेप्ट ना दोस्तों बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है, राइट। जैसे एक छोटा सा मैं आपको चीज़ बताऊँ, जैसे एक एग्जांपल ले लो, महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र में हमें पता है दैट ये रीजन जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, ये रीजन, ठीक है, ओके, चलो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, राइट। अब हमें पता है दैट अगर कोई भी रीजन, अगर हम लोग बोल रहे हैं दैट हाँ SEZ है, मतलब ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियस सा बात है दैट विल एक्ट एज अ ग्रोथ सेंटर और अ ग्रोथ पोल, राइट। मतलब उसकी स्पिल ओवर इफेक्ट जो है हमें आजू बाजू रीजन में भी देखने को मिलेंगी, राइट। यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और वो भी स्पिल ओवर इफेक्ट भी पता है डिपेंड करता है दैट कितना एक्सटेंट है इसका, मतलब इसका कितना वॉल्यूम है। से फॉर एग्जांपल ये अगर रीजन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, अगर ये ग्रोथ पोल हो गया ना, तो स्पिल ओवर इफेक्ट का जो इसका इम्पैक्ट है बहुत दूर तक हमें देखने को मिल सकता है, राइट। मतलब देखो यही चीज तो बोला गया, यहाँ पे एक इंडस्ट्री का फोटो देख रहे हो और यहाँ पे एक डायग्राम हमने बनाया है, राइट। मतलब हम लोग इस दोनों केसेस से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग बोल सकते हैं दैट इस रीजन में स्पिल ओवर इफेक्ट जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वाला रीजन। क्योंकि देखो एक यहाँ पे इंडस्ट्रीज है जो कि SEZ से बहुत दूर में सेटअप है, यहाँ पे वही वाला इंडस्ट्रीज है जो कि SEZ से रिस्पेक्टिवली पास में सेटअप है। मतलब इसका जो फायदा होगा वो क्या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर भी पहुंचने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एज कंपेयर टू दिस वन, राइट। क्योंकि बाई चांस सोचो इस इंडस्ट्रीज को कोई एम्प्लॉइज हायर करना है, राइट, या फिर इसको कोई सर्विसेज चाहिए, तो आप बोलो ना इस केस में इसको सर्विसेज मिलना ज़्यादा आसान रहेगा या फिर एम्प्लॉयमेंट को हायर करना ज़्यादा आसान रहेगा क्या इस केस में? ऑफ कोर्स इस केस में, है ना। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को तो हायर करना चलो ये दूर की बात होगी, बट होता नहीं है बहुत इंस्टेंट सर्विसेज चाहिए, बहुत इंस्टेंट कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, राइट। वो चीज़ें जो है इस केस में ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट हाँ, मैंने बोला ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट जो है एब्सोल्युटली कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है ना, आप नीचे में देख लीजिएगा, एक डिस्क्रिप्शन सेशन में एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म, राइट। वहाँ पर आप अपने क्वेरीज भी लिखकर मुझसे डायरेक्टली, जी हाँ, सैटरडे संडेज को कभी भी टाइम अगर मिलता है आई श्योरली रीच आउट टू यू एंड आई पर्सनली कॉल यू। और हाँ, अगर आपकी इस टाइप के डाउट्स हैं तो चलो उस पर हम लोग एक प्रोडक्टिव बातें कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। क्योंकि देखो आपका भी कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा अगर मेरे को भी ऐसा लगता है दैट जी हाँ ये कुछ धमाकेदार आपने क्वेश्चन पूछ लिया, कॉन्सेप्ट पूछ लिया, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी डिलीवर कर सकता हूँ थ्रू ऑफ कोर्स यूट्यूब, या फिर आपके साथ कुछ एक लाइव सेशन अपन कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल गो अबाउट इट, राइट। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ दैट हाँ केसेस जो है डिफरेंट होती है। यहाँ पर इस केस में जहाँ पर इंडस्ट्रीज रिस्पेक्टिवली SEZ के सामने बैठी है, तो हाँ इसका जो स्पिल ओवर जो होगा ऑफ दिस SEZ ऑन टू दिस इंडस्ट्री दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस वन, राइट। इससे हम लोग क्या एक चीज निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट इसका जो डिस्टेंस डिके इफेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एब्सोल्युटली, वो क्लियरली हमें दिख भी रहा है, राइट। एनीवेज, बट क्या डिस्टेंस ही एकमात्र फैक्टर होता है दैट हाँ डिस्टेंस अगर दूर हुआ तो कम डेवलपमेंट होगा, डिस्टेंस अगर सामने होगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा? नहीं, डिस्टेंस एक फैक्टर हम लोग ज़रूर बोल सकते हैं,
बट डिस्टेंस इज नॉट द होल एंड सोल फैक्टर, इनफैक्ट डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, जैसे लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है दैट वो इनिशियल ग्रोथ सेंटर भी नहीं, ग्रोथ पोल तो शायद दूर की बात, ग्रोथ सेंटर भी नहीं, उसको वो एज अ ग्रोथ पॉइंट सेटअप हुआ है ना, ग्रोथ पॉइंट सेटअप हुआ है, मतलब एक या फिर दुख का इंडस्ट्री बैठा हुआ है ना, ऐसा भी तो हो सकता है जी। तो आप बताइए ना, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या घंटा दूसरा जगह में होगा? कहाँ होगा जी, आप खुद सोचो ना, है ना। एक दो का इंडस्ट्री का कितना होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। हाँ, यहीं पर अगर 15-20 हो जाएगा या फिर 50 हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं चलो भाई, इसके थ्रू फर्दर और दूसरे एंसिलरी इंडस्ट्रीज आजू बाजू में सेटअप हो सकता है, या फिर वो इन माइग्रेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है उस रीजन में, राइट। तो अगेन यही चीज़ हुआ, है ना। तो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपेंड करता है अनडाउटेडली। मोर ओवर आप खुद सोचिए ना, ये कुछ अगर ऐसा रीजन है जैसे भिलाई, है ना, भिलाई में अगर आपको पता होना चाहिए वहां पे स्टील प्लांट क्यों सेटअप किया गया था, क्योंकि रीजनल जो डिफरेंसेस है उसको घटाने के लिए, उस रीजन को एज अ होल प्रमोट करने के लिए, वहां पे ग्रोथ सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि दैट कैन नॉट बी सेड टू बी ग्रोथ पोल पर से, राइट, है ना। वो हम लोग हाँ धीरे धीरे बोल रहे हैं ग्रोथ सेंटर, क्योंकि हाँ स्टील प्लांट बनने के बाद उस रीजन में ग्रोथ बहुत ज्यादा इन्फ्यूज हुआ है, ठीक है। तो यही चीज है दैट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई भी रीजन का जो है बहुत हद तक डिटरमाइन कर सकता है। आप देखना दैट रोस्टोव कोई भी रीजन में जो ग्रोथ हो रहा है वो किस हायरार्की में है ऑफ रोस्टोव्स ग्रोथ स्टेजेस, ठीक है, उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो कभी भी अगर आप आंसर लिख रहे हो। देखो ये सब दिमाग में सच बता रहा हूँ दोस्त भाई मेरे, सिर्फ क्लिक आपको एक बार सिर्फ याद कर लेंगे ना आप, छोटे छोटे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ पोल क्या होता है, ग्रोथ सेंटर क्या होता है, उसके बाद आप ग्रोथ आप क्या बोलते हैं रोस्टोव्स का हायरार्कीज में कौन कौन से हायरार्की के एलिमेंट्स हैं, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वही सब याद रखना चाहिए बस, और कुछ आपको टेंशन नहीं है। आंसर तो सटासट फटाफट आपका बनने वाला है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बोले तो जैसे सोचो आपने कोई भी रीजन में अपना इंडस्ट्री सेटअप तो कर लिया, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं करके आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी एक्चुअली में एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पे ही सब कुछ रहता है, राइट। पॉलिटिक्स का भी रोल रहता है अनडाउटेडली, बट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल टुगेदर द लीडर ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, राइट। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ही डिटरमाइन करती है दैट वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर कैसी रहे, राइट। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी कैन ऑल्सो बी सेड टू बी द वन ऑफ द रीजन जिसके कारण जो ग्रोथ स्पिल ओवर जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। आप खुद सोचिए ना, अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की मतलब सक कर रही है इस इंडस्ट्री को, एकदम हार्श कानून बना रही है दैट देखो भाई तुमको इतना टैक्स देना ही पड़ेगा, अगर लेबर को अपॉइंट कर रहे हो तो उनको इतना दरमा देना ही पड़ेगा, इतना इतना अगर आप एकदम हार्डकोर रूल्स बना रहे हो तो इंडस्ट्री कैसे प्रोपेगेट करेगी भाई मेरे। आप सीख कर आओ ना, यूएसए से सीख कर आओ, यूरोपियन रीजन से सीख कर आओ, उन लोगों ने कैसे पॉलिसीज अपनाया है ना। आप बोल सकते हो सर ऐसा उन लोग से हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जी हाँ एब्सोल्युटली नहीं कंपेयर कर सकते हैं, राइट। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, आपको आंसर अभी लिखना है, आपको भावनाओं में बहना नहीं है। देखो जब आप व्हेन यू विल बिकम एन सिविल सर्वेंट, व्हेन यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और तब अगर आपका अपॉइंटमेंट हुआ ना, हाँ आप उस समय जो है आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, हमें आंसर्स लिखना है, हमें आंसर्स के पॉइंट को डाइवर्सिफाई करना है, राइट। तो हमें थोड़ा रैशनल सोचना पड़ेगा मेरे भाई, समझ रहे हो, है ना। हाँ, आप अगर इसका क्रिटिसिज्म अगर पूछ रहे ना क्वेश्चन में, तो आप क्रिटिसाइज करो यार, कहाँ मना कर रहा हूँ। हाँ दैट हाँ द इकोनॉमिक सिचुएशन कैन ऑफ यूएसए एंड इंडिया पर से कैन नॉट बी कंपेयर्ड एज सच, क्योंकि दैट इज ऑल टुगेदर डेवलप्ड इकोनॉमी एंड वी आर स्टिल इन डेवलपिंग एज, राइट, है ना। मोर ओवर अगर पर कैपिटा इनकम भी देख लोगे हमारा बहुत कम है एज कम्पेयर टू देम, राइट। सो ऑफ कोर्स द कंपैरिजन इज नोवेयर स्टैंडिंग, राइट। बट हाँ हम लोग इंटरनेशनल जब आंसर्स लिखना हो ना, तब आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। वही ना, पॉइंट लिखना है भाई मेरे हम लोगों को, थोड़ा स्मार्ट बनो, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। जी हाँ दोस्तों, दिस इज ऑल्सो एक्टिंग कैन बी सेड टू बी वन ऑफ द बेसिक रीजन्स, क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी पढ़ा है, मृदाल भाई साहब ने जो दिया हुआ था, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात की थी ना, है ना। वो चीज आप यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हो दैट ग्रोथ स्पिल ओवर सब समय जो है डिस्टेंस के ऊपर ही नहीं, बल्कि ये सारे फैक्टर्स है जिसमें
क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का। मतलब अगर सोचो कोई अगर इंडस्ट्री मेन इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप कर रही है तो उनका बैकवर्ड लिंकेजेस कैसा है, मतलब जिस क्या वो इनकरेज कर रही है लोकल फर्म्स को। आई मीन क्या उस इससे जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं क्या उसके उनको बिजनेसेस मिल रहा है, क्या उनको डायरेक्ट इस इंडस्ट्रीज के थ्रू बिजनेस मिल रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इस एसईजेड या फिर यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो सेटअप किया गया है क्या उससे फर्दर ट्रांसमिट हो रहा है नॉलेज टेक्नोलॉजी और लोकल लेवल ऑफ प्रोडक्शंस, क्या वहाँ पर बढ़ रहा है, क्या वहाँ की इकोनॉमी को एक्चुअली में ग्रोथ मिल रहा है ना। तो वो चीज़ है हुआ फॉरवर्ड लिंकेजेस, राइट। सो जी हाँ, क्वालिटी तो मैटर करता ही है फॉरवर्ड लिंकेजेस बैकवर्ड लिंकेजेस का, बट क्वांटिटी भी मैटर कर रहा है अगर एक्चुअली अगर आप वहाँ पे प्रॉपर स्पिल ओवर इफेक्ट देखना चाहते हो तो, राइट। नाउ अगर हम लोग एसईजेड की बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन सेटअप कर सकता है, चलो ये सब तो खैर ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट है विच इज़ प्रोबेबली इज नॉट ऑफ योर मच कंसर्न, है ना, जीएस वाला इसको देख सकता है। बट हाँ एम अगर देखोगे तो वह यह है दैट अल्टीमेटली ये रीजन में क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स दिया जाता है तो रिस्पेक्टिवली वैसे आईटी बेस्ड एमएनसीज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, है ना, क्योंकि आईटी वालों को कुछ करना नहीं है बैठकर तो सिर्फ करना नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, मतलब वो लोग क्या करते हैं ना ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, ठीक है। तो उन्हें तो कुछ एज सच मैन्युफैक्चरिंग उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना, और बेसिक जो एम्यूनिटीज़ होती है वो सब चाहिए, ख़त्म उनका आराम से, और इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कोर्स, है ना, उससे पूरा उनका काम चल जाएगा, ठीक है। तो एमएससी इसको अनडाउटेडली बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि टैक्स ऑफ मिलता है ना सरकार के द्वारा इसीलिए, और एफडीआई को भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। और जब भी एफडीआई की बात हम बोलते हैं तो आपने अपने इकोनॉमी में क्या पढ़ा है बताइए, तो दो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एफ आई आई और एफ डी आई। एफ डी आई में हम लोगों ने पढ़ा है दैट इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रहता है, इसमें जॉब्स का प्रमोशंस होता है, पढ़ा है ना ये सब, ठीक है। तो वही सब चीज़ें चिपका देना, खत्म बात, है ना। प्रोवाइडेड इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव और हैसल फ्री इन्वायरमेंट इन एक्सपोर्ट, जी हाँ ऑफ कोर्स, मतलब एसईजेड्स को प्रमोट ही किस लिए किया जाता है जिससे एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, और इससे अनडाउटेडली गाइस लेवल प्लेइंग फील्ड एक प्रोवाइड किया जाता है टू डोमेस्टिक इंटरप्राइजेज एज वेल, क्योंकि डोमेस्टिक इंटरप्राइजेज को भी वैसे इन्वायरमेंट मिलती है, मतलब वैसा एक आजू बाजू वाला इन्वायरमेंट मिलता है जिससे क्या वो अपने हायर जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट होता है, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्रिएट होता है, एक्सपोर्ट बूस्ट तो खैर मिलता ही है, और साथ ही साथ डायनेमाइज करता है यह इकोनॉमी ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं दैट इससे जो है रीजनल डेवलपमेंट आती है, इससे जो है स्पिल ओवर इफेक्ट क्रिएट होता है। वही चीज़ तो हम लोगों ने ग्रोथ पोल ग्रोथ सेंटर में पढ़ा है ना। देखो एक चीज बताओ, मैं ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर को अगर बाई चांस अगर आप लोगों को प्रॉपरली डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है ना, मतलब सीधी अंगुली से नहीं समझ में आ रहा है, तो एक टेढ़ी अंगुली का मैं कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे सोच लो एक ग्लास है ना, इसी ग्लास को सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 सिचुएशन 3 मान लो, ठीक है ना, यही सेम ग्लास है ना। अब सोचो ग्रोथ पोल मतलब आपने थोड़ा पानी पोर किया, राइट, थोड़ा पानी पोर किया, है ना। अब ग्रोथ सेंटर मतलब थोड़ा पानी मतलब थोड़ा डेवलपमेंट लाया, खत्म बात, है ना। ग्रोथ सेंटर मतलब आपने और भी पानी डाल दिया इसमें, मतलब डेवलपमेंट और भी बढ़ गया यहाँ पर, है ना। और ग्रोथ पोल, सॉरी ये ग्रोथ सेंटर हुआ, ग्रोथ पोल उस सिचुएशन को कहता है ना जब पानी आपने इतना डाल दिया दैट ओवरफ्लो हो रहा है और ये पानी जो है बाढ़ में भी गिर रहा है, राइट। मतलब ग्रोथ पोल में जो है स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ का जो डेवलपमेंट का जो छत्र छाया में आजू बाजू वाले रीजन भी जब डेवलप करने लग जाए, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ ग्रोथ पोल। आशा करता हूँ दैट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप लोगों को एक मतलब अगर आप मेन कॉन्सेप्ट को कभी नहीं जिंदगी में भूलोगे, है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन गो अबाउट इट, राइट। नाउ हाँ चलो ये तो खैर बताई गई है दैट हाँ एसईजेड जो है कब इनैक्ट किया गया था, और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बोला जा रहा है दैट एसईजेड को फिर से रिवाइव किया जाएगा, उसके चीज़ों को और भी चेंजेस की जाएगी। वैसे अगर सरकारी डेटा का अगर हम लोग देखें तो देखो कहाँ कहाँ एसईजेड ऑलरेडी सेटअप है इंडिया में, उनके रीजन्स जो है यहाँ पे क्लियरली ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर कर रहा है। आप देख लो ना, वेस्ट बंगाल तो कवर कर ही रहा है, यूपी भी कवर कर रहा है, यहाँ पे तेलंगाना भी कवर कर रहा है, तमिलनाडु भी कवर कर रहा है, राजस्थान तो खैर है ही, पंजाब भी है यहाँ पर, उड़ीसा देख लो सब कुछ है, मध्य प्रदेश ऑलमोस्ट सब कुछ है, महाराष्ट्र देखो, कर्नाटक देख लो, केरला देख लो, है राइट, हरियाणा यहाँ पर देख लो सब कुछ है यहाँ पर, है ना। गुजरात में है ऑफ कोर्स, छत्तीसगढ़ में भी है, राइट, चंडीगढ़ में है ऑफ कोर्स यहाँ पर, है ना, आंध्र प्रदेश में है, राइट।
तो अगेन देखो, एक चीज़ आप पैटर्न देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट ये सरकारी डेटा है, राइट। और ये कभी भी मैं डेटा को एनालिसिस सरकारी माध्यम के थ्रू इसलिए आप लोगों को करने बोलता हूँ क्योंकि इससे हम लोग को ना बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ। देखो इससे, जैसे आप ये देख लो ना, ऑल ओवर मेनलैंड अगर इंडिया देखोगे, पूरा इंग्लैंड इंडिया में भरा हुआ है, राइट, SEZ, राइट। बट आप देखो नॉर्थ ईस्ट, देखो पूरा कट गया ना, देख रहे हो, देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट पूरा कटा हुआ है। यहाँ पे देखो कश्मीर, ये वाला जो हिमालयन बेल्ट जो है, कश्मीरी क्यों ले रहा हूँ ये पे, मैं पूरा हिमालयन बेल्ट ही ले लूँ, है ना, हिमालय, उसके बाद आपका बिहार और झारखंड भी है यहाँ पे, तो ये भी पूरा कट गया है ना, देख रहे हो, पूरा हिमालयन बेल्ट और नॉर्थ ईस्ट तो एकदम कट गया है, और बिहार और ये चीज़ है ना। तो ये बाई चांस अगर कल को, देखो ये सरकारी डेटा मेरे भाई, एज अ फालतू फालतू डेटा नहीं है, तो कल को अगर क्वेश्चन ही अगर आपको पूछ लिया दैट बताओ आउट ऑफ दीज 4 रीजन्स, या फिर 4-5 रीजन का आपको नाम दे दे दैट चलो भाई पंजाब, केरल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो इसमें कौन सा रीजन है जहां पर SEZ सेटअप नहीं है, राइट। तो वो आप क्लियरली देख सकते हो दैट देखो भाई ये हिमालयन में तो ये तीनों रीजन में नहीं है, यहाँ पे बिहार झारखंड में इन्होंने नहीं डाला हुआ है, राइट। और पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरा ही कट ऑफ है, राइट। तो ये चीज़ कि आपको याद नहीं रहेगा, तो आप खुद सोचो ना, जहाँ पर नहीं है उसको छोड़कर बाकी सब रीजन में तो है ना जी, खत्म बात, सब सारे स्टेट्स में देखो दिए हुए इन्होंने, राइट। तो ये चीज़ है ना, इन सब चीज़ों को प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में भी हमें देखना है, राइट। नाउ अगर ऑप्शनल देख रहे हो तो एक चीज़ यहाँ पर भी देख लेना, एक केस स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। कभी भी अगर आपको लिखना हो आंसर्स तो ऑफ कोर्स ये केस स्टडी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और वो केस स्टडी है चाइना को लेकर। चाइना में अगर देखोगे तो चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी लाया था, जिसके थ्रू उन्होंने बहुत ही पार्शियल लिबरलाइजेशन ला दिया था। प्राइवेट और कॉर्पोरेट कैपिटल एक्यूमुलेशन उन्होंने इतनी ज़्यादा की थी दैट बहुत एक मैसिव इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला था यहाँ के SEZs में, राइट। इससे क्या हुआ, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ही, बट साथ ही साथ रियल एस्टेट, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हर एक सेक्टर में ये लोग बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े। एंड अभी तो खैर आप देख ही रहे हो, चाइना मतलब USA को टक्कर दे रहा है, राइट। अभी USA पहले सैंक्शंस देता था, अभी चाइना ने रिसेंटली सैंक्शंस देना स्टार्ट कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो चाइना का जो डोमिनेंस है ये दुनिया में कहीं ना कहीं हमें धाकर तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट। तो क्यों ना हम भी इस मॉडल का इस्तेमाल करें अपने रीजन्स में और मेक श्योर करें दैट हमारे भी रीजन्स प्रॉपर्ली डेवलप हो। बिल्कुल हो सकता है, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर नाउ। आशा करता हूँ 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इसी टॉपिक्स को अगर इन डेप्थ ऑप्शनल पर्सपेक्टिव में अगर आपको देखना है तो अगेन बोल रहा हूँ मैं, आप हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है ना, आप डायरेक्टली आइए, वहाँ पे आप ऑफ कोर्स बात कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन वी हैड। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।